गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर दिल्ली के मुगलिया लाल किले के मजबूत दरो दीवार और शाही ताजो तख्त को ये मालूम भी न था। हडसन ने अपने पागलपन की चरम सीमाओं को पार करते हुए तीनों शहजादों को कटे हुए सर एक थाल में रखकर उन्हें रेशमी कपड़े से ढकवाकर बहादुर शाह जफर के पास बतौर नजराना खुद पेश किया। बहादुर शाह जफर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तैमूर की औलादें ऐसे ही सुरखरू होकर अपने बाप के सामने आया कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इनायत और आप लोग देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम क्रांतिकारी चैनल। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब इंडियन मुस्लिम क्रांतिकारी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मुगलिया लाल किले के मजबूत दरो दीवार और शाही ताजो तख्त को ये मालूम भी न था कि 24 अक्टूबर 1775 को उसकी गोद में पैदा होने वाले मुगल शहजादे सिराजुद्दीन बहादुर शाह जफर को अपने मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ेगी जिन्हें पढ़ने और सुनने वालों के दिल दहल जाएंगे, सीने में मचलती हुई सांसें धीमी पड़ जाएंगी, खुश्क आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हो जाएंगी। बहादुर शाह जफर दिल्ली के बादशाह अकबर के बेटे और शाह आलम के पोते थे। हिंदुस्तान की राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने अबू जफर मोहम्मद सिराजुद्दीन बहादुर शाह गाजी का लक़ब अपनाया। उनका शायराना तखल्लुस जफर था। वह एक हुनरमंद लेखक, शायर, तीर अंदाज, बंदूकबाज, तलवार चलाना तथा घुड़सवारी के माहिर थे। वह एक जोशीले शायर भी थे। उनके दौर के महान शायर इब्राहिम ज़ौक़ और असदुल्ला खां गालिब उनके उस्ताद रहे। बहादुर शाह जफर 30 सितंबर 1837 को जब शहंशाह हिंदुस्तान की हैसियत से तख्ते शाही पर बैठे, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अंग्रेजों हिंदुस्तान में अपने पैर फैला चुके थे। अंग्रेज को उस समय मुगल शहंशाह का मान सम्मान करना, उनके दरबार में हाजिरी के वक्त उन्हें नजराने पेश करना तथा करेंसी पर शहंशाह का नाम रखना उनकी मजबूरी बना हुआ था। समय गुजरता रहा, पुरानी बातें इतिहास का हिस्सा बनती रही, नई नई घटनाएं सामने आती रही। ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत होती गई। अंग्रेज चालबाजियों और चालाकियों से हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते गए। धीरे धीरे उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि उनके द्वारा मुगल सम्राट को दिए जाने वाले सम्मान बंद कर दिए गए। सम्राट को पेश किए जाने वाले नजराने भी कम कर दिए गए। यहाँ तक कि कंपनी के सिक्कों पर से जो भी मुगल शहंशाह के नाम से जारी किए जाते थे, उनका नाम हटा दिया गया। अंग्रेजों ने शहंशाह के वे सभी सम्मान जो कि परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे, बंद कर दिए। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि शहंशाह की मृत्यु, उसके उत्तराधिकारी वारिस का चयन परंपरा अनुसार न करके गवर्नर जनरल की इजाजत से किए जाने की पाबंदी लगा दी गई। 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने रेजिडेंट दिल्ली को लिखा कि अगर बूढ़ा बादशाह मर जाए तो उसका वारिस बगैर विशेष अनुमति के न बनाया जाए। ये तमाम बातें बहादुर शाह जफर को चौंकाने वाली तथा उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली थी। शहंशाह ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि अंग्रेज मुगल सरकार को कठपुतली बनाकर पूरे भारत पर मनमाने ढंग से शासन करना चाहते हैं। अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर के शासन को खत्म करके पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शहंशाह के 16 बेटे और 21 बेटियां थीं। उनके बड़े शहजादे जवां बख्त के दिल में भी शहंशाह की तरह अंग्रेजों से नफरत भरी हुई थी। वह भी नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज रहे। बहादुर शाह जफर और उसकी संतान की गतिविधियों पर अंग्रेजों की नजर बनी हुई थी। बहादुर शाह जफर का छोटा बेटा मिर्जा कोयस अलग ही स्वभाव का था। उसे न तो राजपाट की चिंता थी और न ही उसे कुछ करने की क्षमता थी। अंग्रेज को इस कमजोरी का फायदा उठाना था। गवर्नर जनरल डलहौजी ने मिर्जा कोयस से खुफिया समझौता करके उसे बहादुर शाह जफर के राजपाट का वारिस बना दिया। मिर्जा कोयस से समझौते की शर्तों में लिखा गया कि वह दिल्ली के लाल किले को खाली करके कुतुब महल में जाकर रहेगा। उसे 15,000 रुपये पेंशन दिए जाने पर भी राजी कर लिया गया था। बहादुर शाह जफर को सरकार कंपनी 1 लाख रुपये माहवार देती थी। वह उसमें से अपने शहजादों को खर्चे के लिए और अपने नौकरों को वेतन देता था, जिससे उनका गुजारा चलता था। एक समय वह भी आया कि बहादुर शाह जफर को दी जाने वाली वह राशि भी बंद कर दी गई। इस कारण शाही परिवार और उनके नौकरों का गुजारा भी मुश्किल हो गया।
शाह की इजाजत के बगैर उसके बड़े बेटे जवां बख्त के बजाय निकम्मे छोटे बेटे को राजगद्दी का वारिस बना दिया गया। परंपरा के विरुद्ध था। सच तो यह है कि बड़ा बेटा जवां बख्त, जो कि बाप की तरह आजादी का मतवाला था, अंग्रेजों के खिलाफ था। उसे राजपाट से दूर रखने की ये एक अंग्रेजी साजिश थी। बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से नफरत करता था। वह उन्हें देश से बाहर निकालने की कोशिश में था, क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था। उसके पास शासन के अधिकार भी नहीं रह गए थे। इसी कारण वह इस बात को अच्छी तरह समझता था कि ताकतवर और चालबाज अंग्रेजों को अकेले ही देश के बाहर नहीं निकाला जा सकता। उसने देश के सभी रियासतों के राजाओं नवाबों से आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले लेकर फिरंगियों को देश से मार भगाने की अपील की। इसी के साथ अंग्रेजों से असंतुष्टि महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहिब, पेशवा आदि ने सभी बहादुर शाह जफर के साथ लड़ाई में जमकर हिस्सा लिया। बहादुर शाह ने सभी स्तर के लोगों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल करने के लिए जागरूक किया। उस समय जफर हिंदुस्तान का मात्र एक नाम का शहंशाह रह गया था। अंग्रेजों को उसका राजपाट पूरी तरह से छीनना था। इस कारण अंग्रेजों उससे संघर्ष होना स्वाभाविक था। इस प्रकार स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ी गई। बहादुर शाह की ओर से 31 मई 1857 को अंग्रेजों पर एक साथ हमला करने की योजना तैयार की गई। हिंदुस्तान के जिन वीर जवानों के दिलों में अपने देश पर मर मिटने की लालसा थी, उनका जोश और जज्बा खुद को बलि चढ़ाने के लिए किसी नियत तिथि का इंतजार करने नहीं दे रहा था। मंगल पांडे आजादी के उन्हीं मतवालों में से एक जवान था। वह गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों की अंग्रेजी चाल से उत्तेजित हो गया था। उसने आंदोलन की नियत तिथि का इंतजार किए बगैर अपने मनचले साथियों के साथ कुछ अंग्रेज सैनिक अधिकारियों की मौत के घाट उतार दिया। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे तो अपने साहसी कार्य के कारण अंग्रेजों के फांसी के फंदे पर झूलकर अमर शहीद हो गया, परंतु नियत तिथि से पहले ही स्वतंत्रता की लड़ाई आरंभ कर गया। जब यह बात इन हिंदुस्तानी सिपाहियों को मालूम हुई, अंग्रेजों द्वारा ऐसे कारतूस बांटे गए हैं जिनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, उन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था, तो अन्य हिंदुस्तानी सिपाहियों ने भी उसका कड़ा विरोध किया। ताकत के नशे में मस्त अंग्रेज अधिकारियों ने उन कारतूसों को ही उपयोग में लाने के लिए मजबूर किया। यह विवाद बढ़ता गया और हिंदुस्तानी सिपाही किसी भी हालत में उस हुक्म को मानने को तैयार नहीं थे। अंग्रेजों ने ऐसे कुछ हिंदुस्तानी सिपाही को 10-10 वर्ष की सजा सुनाकर कैद कर दिया। अंग्रेजों के इस दमन चक्र की गूंज सारे विद्रोही सिपाहियों में जंगल की आग की तरह फैल गई। ऐसे भी अंग्रेजों के अत्याचारों से भारतवासी तंग आ चुके थे। 10 मई 1857 को अतवार के दिन, जबकि अधिकांश अंग्रेज अपनी इबादत के लिए गिरजाघरों में गए हुए थे, मेरठ के फौजी बैरकों से बाहर निकल आए। उन्होंने उन जेल खानों के ताले तोड़ दिए जिनमें हिंदुस्तानी सिपाहियों को सजा के तौर पर कैद किया गया था। बैरकों में आग लगा दी गई तथा परेशान हिंदू मुस्लिम विद्रोहियों ने फिरंगियों को सरेआम कत्ल करना शुरू कर दिया। विद्रोहियों का दल मेरठ से दिल्ली की ओर कूच कर गया। मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर और उसकी बेगम जीनत महल ने विरोधियों की कमान संभाली। बहादुर शाह जफर बूढ़ा हो गया था, लेकिन विद्रोहियों के निवेदन करने और बेगम जीनत महल की हिम्मत बढ़ाने पर अपनी वृद्ध व्यवस्था के बावजूद उसके दिल में आज़ादी का नया जोश लहरें लेने लगा था। उसने क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना मंजूर कर लिया। हालांकि अंग्रेजों ने उसके अधिकारों पर कब्जा कर रखा था। वह केवल एक नाम का बादशाह की तरह ही बनकर रह गया था। क्रांति के समय बहादुर शाह जफर के हाथों में दोबारा देश की बागडोर आ गई। फिर क्या था, देशवासी तो इस अवसर के लिए तैयार बैठे थे। वह अपनी जानों और नौकरियों की परवाह किए बगैर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। देसी सिपाहियों की फौज ने बगावत कर दी तथा अंग्रेजी अफसरों की एक न मानी। उन्होंने अंग्रेजों के बंगले जलाना, उन्हें कत्ल करना और सरकारी खजानों की लूटपाट शुरू कर दी। उस समय देश में बगावत का ज्वालामुखी फट चुका था। अंग्रेज अपनी जान बचाने के लिए भागते फिर रहे थे। ऐसे समय में बहादुर शाह जफर ने पूरे भरोसे के साथ देशवासियों की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा
फिरंगियों को देश से बाहर निकालने के लिए सबको एकजुट हो जाना चाहिए। हमारे दिलों में अंग्रेजों की गुलामी के विरुद्ध जो आज़ादी का ज्वालामुखी भड़क चुका है वह उस वक्त तक बुझना नहीं चाहिए जब तक कि अंग्रेज इस मुल्क से बाहर न चले जाएं। बहादुर शाह जफर ने देशवासियों को जागरूक करने में आज़ादी का नया जोश भरने और अपने देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए समय समय पर आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में देशवासियों से कहा, हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों उठो, बेदार हो जाओ। खुदा ने जितनी बरकतें इंसान को दी है उनमें सबसे कीमती आज़ादी है। बहादुर शाह अपनी वृद्ध अवस्था के बावजूद हिंदुस्तान से अंग्रेजों को मार भगाने के लिए बड़े से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार था। वह आज़ादी का ऐसा मतवाला था कि उसने अपनी जोशीली तकरीरें और संदेशों से आंदोलनकारियों की हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखा। वह अपने परिवार समेत देश के आबरू और इज्जत के लिए कुर्बानियां देते हुए देशवासियों को भी इसकी प्रेरणा देता रहा। बहादुर शाह ने अपने बड़े बेटे जवां वक्त में मुल्क के लिए देश प्रेम का जोश और आज़ादी के जज्बे का अंदाज़ा लगाकर छोटे बेटे कोयास की जगह उसे ही आज़ादी के संघर्ष की कमान सौंपी। अपने बड़े बेटे के हौसला बढ़ाने के लिए उससे कहा कि बहादुर, मुझे तुम्हारी सलाहियत और देश प्रेम पर भरोसा है। मुझे खुदा के हवाले करके तुम मैदान जंग में जाओ और देश के लिए कुछ करके दिखाओ। शहंशाह ने अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन में जनता के साथ ही रियासतों के नवाबों और राजाओं को बार बार आह्वान करके उन्हें हिस्सा लेने के लिए उत्साहित किया। समय समय पर उनके ऐलान और बयान उनके देश प्रेम और आज़ादी के मतवाले होने की गवाही देते हैं। उन्हें अपने राजपाट और सम्राट बने रहने की इतनी चिंता नहीं थी जितनी कि एक देश प्रेमी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने रहने का शौक था। उन्होंने आंदोलन के दौरान ऐलान किया, ऐ हिंदुस्तान के फर्जंद बेटों, अगर हम इरादा कर ले तो बात ही बात में दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं। हम दुश्मन को तबाह कर डालेंगे और अपने मजहब और धर्म तथा देश को, जो हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, उसको खतरे से बचा लेंगे। उधर अंग्रेज भी क्रांतिकारियों के हौसले पस्त करने के लिए नए नए षड्यंत्र रचने लगे। कभी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जाती थी, कभी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाता था। मुसलमान मुगल शासन की जड़ें दोबारा मजबूत करना चाहते हैं, इसका ढिंडोरा पीट पीट कर हिंदुओं को आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का साथ न देने के लिए बहकाया गया। तो कभी हिंदू को राज्य की स्थापना चाहते हैं, मगर हिंदू मुस्लिम आज़ादी के मतवालों के आगे अंग्रेजों की ये चाल भी नहीं चल सकी। बहादुर शाह जफर क्योंकि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, इसीलिए वह हालात का जायजा लेते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को हिम्मत देने और आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए बयान जारी करते रहे। अंग्रेजों की चाल फूट डालो और राज करो को बेअसर करने के लिए शहंशाह ने हिंदुस्तान की रियासतों के राजाओं व नवाबों को पत्र लिखा। बहादुर शाह जफर ने जयपुर, जोधपुर और अलवर आदि रियासतों को पत्र भेजे कि मेरी यह दिल्ली तमन्ना है कि जिस कीमत पर भी हो सके फिरंगियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। मेरी यह दिली ख्वाहिश है कि पूरा हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए। अंग्रेज़ों को निकाल दिए जाने के बाद अपनी जाति फायदे के लिए हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की मुझे ज़रा भी तमन्ना नहीं है। अगर आप सब देसी राजा नवाब दुश्मन को निकालने की गरज से अपनी तलवारें खींचने के लिए तैयार हों तो मैं इस बात के लिए राजी हूँ कि अपने तमाम शाही अधिकार और हुकूक देसी राजाओं नवाबों के किसी ऐसे गिरोह के हाथ में सौंप दूंगा जिसे उस काम के लिए चुना जाएगा। इस देश की आज़ादी ऐसे दरिया दिल और जोशीले सपूतों की कुर्बानियों का नतीजा है जिनके दिलों में शाही ताजो तख्त और शाही ठाट बाट से बढ़कर देश प्रेम और देश को आज़ाद कराने की भावनाएं भरी हुई थी। बहादुर शाह के बयान और ऐलान क्रांतिकारियों के लिए जोश का काम करती थी। आज़ादी के दीवानों के आगे जब अंग्रेजों की साजिशें नाकाम होती नजर आई तो उन्होंने इस आंदोलन को और अधिक बलपूर्वक कुचलना आरंभ कर दिया। आज़ादी के हजारों मतवालों अंग्रेजी मशीन गनों से मौत के घाट उतार दिए गए थे। साथ ही फूट डालो राज करो की नीति को भी जारी रखा गया। जब अंग्रेजों को यह मालूम हुआ कि बहादुर शाह जफर ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए राजाओं नवाबों को पत्र लिखा है, इस कारण
बहादुर शाह के और भी दुश्मन बन गए। उधर विद्रोहियों का आंदोलन दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा था। अंग्रेज ने संपूर्ण स्थिति का दोबारा जायजा लिया। बहादुर शाह और उसके बड़े शहजादे को काबू में लाने के लिए एक नया प्लान रचा। उसने बहादुर शाह के समधी मिर्जा इलाही बख्श को सम्राट बनाने का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। इलाही बख्श ने राज, गद्दी और धन के लालच में आकर अपनी वफादारी का रुख बदल दिया। अब वह अंग्रेजों के लिए जासूसी करने लगा था। घर के ही व्यक्ति की बेवफाई से बहादुर शाह, उसकी संतान और क्रांतिकारी आंदोलनों को भी नुकसान पहुंचा। क्रांतिकारियों के संघर्ष के कारण आंदोलन के दौरान एक समय वह भी आया जब दिल्ली के दुश्मनों के पैर उखड़ने लगे। इन्हीं दिनों जनरल निकलसन, गोरखों आदि की मिली जुली सेना के साथ मदद के लिए पंजाब से दिल्ली पहुंच गया। अंग्रेज फौज को सहायता मिलते ही पासा पलट गया। विद्रोही पर एकदम दबाव बढ़ गया। अधिकारियों ने भी फिरंगियों को देश से बाहर निकालने के लिए कमर कस रखी थी। अंग्रेज सेना चारों ओर से दिल्ली का घेराव करने वाले आंदोलनकारियों के बीच फूट डालों की नई नई साजिशें रच रही थी। अगस्त महीने में दिल्ली में नीमच और बरेली का इनकलाबियों की फौजें संघर्ष कर रही थी। 25 अगस्त को जनरल जवां बख्त ने आर पार की लड़ाई के उद्देश्य से अंग्रेज सेना पर शक्तिशाली हमला कर दिया। उस समय तैनात दोनों देशों की फौज में इसी बात पर आपसी मतभेद और टकराव हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि नीमच की सेना ने जनरल बख्त का आदेश मानने से इनकार कर दिया। उस स्थान पर नहीं ठहरी जहां के लिए जनरल ने आदेश दिए थे। जासूसों द्वारा इस आपसी फूट की सूचना अंग्रेजों को पहुंचा दी गई। फूट का फायदा उठाने के लिए जनरल निकलसन ने नीमच की फौज पर जोरदार हमला कर दिया। उस हमले के कारण नीमच की सेना के सभी सिपाही मारे गए। अब तो दुश्मन की फौज ने पूरी ताकत से हमले आरंभ कर दिए। फिरंगियों द्वारा जोरदार गोलाबारी शुरू कर दी गई। यहाँ तक कि 14 दिसंबर को अंग्रेज दिल्ली में दाखिल हो गए। उन्होंने अंदर घुसते ही विद्रोहियों का कत्लेआम, लूटमार शुरू कर दी। आपसी फूट के कारण अंग्रेज फौज सफलता के करीब पहुंच गई। अंग्रेजों के जुल्म और ज्यादतियों के कारण आंदोलनकारी कमजोर पड़ने लगे। उनका बहुत जानी नुकसान भी हो चुका था। उधर शाही महल की खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए अंग्रेज ने इलाही बख्श को अपने साथ मिला रखा था। वह लालच में मेजर हडसन खुफिया सूचनाओं के आधार पर अपना दमन चक्र चलाता रहा। हालात की गंभीरता और सम्राट की विरुद्ध व्यवस्था को देखते हुए बख्त खां ने बहादुर शाह को दिल्ली के बाहर किसी सुरक्षित जगह चले जाने की सलाह दी। अंग्रेजी जासूस इलाही बख्श को जब यह बात पता चला, शहंशाह के पास हाजिर होकर हमदर्दी और चापलूसी की बातें की। साथ ही बहादुर शाह को दिल्ली न छोड़ने की सलाह भी दी। उसने आंदोलनकारियों का साथ न देने तथा दिल्ली छोड़ने के बजाय हुमायूं के मकबरे चले जाने के लिए समझाया। बहादुर शाह जफर इलाही बख्श की धोखे की बातों में आ गया। वैसे बहादुर शाह जफर अपने पुरखों के उस शानदार लाल किले को, जिसमें शाहजहां औरंगजेब ने शाही तख्त पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की, जिस किले से तैमूरिया खानदान की नस्लों के खूनी रिश्ते जुड़े हुए थे, शान और शौकत और जज्बाती संबंधों वाले उस किले को बहादुर शाह छोड़ना तो नहीं चाहते थे, परंतु हालात से मजबूर बूढ़े शहंशाह ने सलाह के अनुसार अपने स्थान तब्दील करना उचित समझा। वह अपनी बेगम जीनत महल और एक बेटे को अपने साथ लेकर हुमायूं के मकबरे चला गया। इधर जैसे ही यह सूचना इलाही बख्श को मिली, उसने तुरंत ही इस खबर को मेजर हडसन को दे दी। हडसन अंग्रेजी सेना के साथ मकबरे पर पहुंच गया। उसने बहादुर शाह, बेगम जीनत महल और शहजादे को गिरफ्तार कर लिया। अब अंग्रेजों का दोबारा दिल्ली पर कब्जा हो गया। दोबारा सत्ता में आने के बाद अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को अपनी पूरी ताकत और जुल्म सितम का निशाना बनाया। गिरफ्तारी के बाद उस पर मुकदमा चला कर उसे उम्र कैद की सजा सुनाकर रंगून जेल भेज दिया गया। पीढ़ी दर पीढ़ी शाही ताजो तख्त का मालिक शहंशाह हिंदुस्तान अपने वतन की आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने ही देश में विदेशी हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। सैकड़ों क्षेत्र में फैले हुए मुगलिया लाल किले शान शौकत की जिंदगी से निकलकर उसे रंगून की जेल की एक छोटी सी काल कोठरी में अकेला ले जाकर डाल दिया गया। वहां उससे किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं दी गई।
यहाँ तक कि उसके अजीज रिश्तेदारों को भी जाकर उसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। शाही महल में नाज व नखरे के साथ कई तरह के उच्च स्वादिष्ट पकवान खाने वाले शहंशाह को जेल की काल कोठरी में बहुत ही मामूली स्तर का खाना दिया जाता था। उसे पानी पीने के लिए एक गिलास भी नसीब नहीं था। वह बगैर हवा के अंधेरी कोठरी में भूखा प्यासा पड़ा रहता था। इलाही बख्श की बेवफाई ने न केवल शहंशाह और उसके शहजादों को जीते जी बलि चढ़वा दिया, बल्कि देश प्रेमियों के दिलों को ऐसे न भुलाए जाने वाले दुख दिए जिनकी याद सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी जख्मों को ताज़ा और आंखों को नम कर देती हैं। उधर शहंशाह की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही उसके दूसरे बेटे को मिली, वह गुस्से से भड़क उठे। उस अपमान का बदला लेने के लिए बहादुर शाह के दो बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा खिरिज और एक पोता अबू बकर हुमायूं के मकबरे पर पहुंच गए। वे तीनों अपने गुस्से पर काबू पाते हुए अपने बाप को कैद खाने से निकालने की योजना बना रहे थे। इसी बीच इलाही बख्श ने दोबारा जासूसी करके सूचना मेजर हडसन को दे दी। उसको तो हिंदुस्तानियों की भावनाओं और आज़ादी के मतवालों को अपनी ताकत से कुचलना ही था। वह सूचना मिलते ही अपनी फौजी दस्ते के साथ हुमायूं के मकबरे पर पहुंच गया। शहजादों को देखते ही उसके दिलों में बदले की भावना जोर मारने लगी। उसने खुद शहजादों को गिरफ्तारी की सूचना दी। इतिहास की एक किताब में शहजादों की गिरफ्तारी के संबंध में लिखा गया है कि इलाही बख्श की मुखबिरी पर मेजर हडसन हुमायूं के मकबरे पर पहुंच गया। उस समय बहादुर शाह जफर के परिवार से 3 शहजादे मिर्जा मुगल, मिर्जा खिजीर, मिर्जा अबू बकर कुछ आंदोलनकारियों के साथ वहां मौजूद मेजर हडसन और लेफ्टिनेंट मैकडॉवेल मकबरे से आधे मील की दूरी पर ठहर गए। मेजर हडसन की मकबरे पर हमला कर शहजादों को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं हो सकी। उसने शहजादों के पास यह सूचना भेजी कि वह गिरफ्तारी स्वीकार करें या फिर अंजाम के लिए तैयार रहें। शहजादों ने सोच विचार के बाद कहा कि हमारी जान की जिम्मेदारी ली जाए। हडसन ने इस जिम्मेदारी को लेने से इनकार कर दिया। उस पर शहजादों ने कहा कि तैमूरिया खानदान के लोग इस तरह मजबूर होकर कैद नहीं हुआ करते, तलवार उठाते और लड़ते मरते या फिर मर जाते हैं। शहजादों का हथियारों से लैस अंग्रेजी फौजी दस्ते से लड़ना आसान नहीं था, फिर वे अपनी हिम्मत से मुकाबले के लिए तैयार हो गए। फिर इलाही बख्श ने अपनी गद्दारी का सबूत दिया। वह शहजादों का हमदर्द और रिश्तेदार बनकर बीच में उतर आया। उसने शहजादों को संघर्ष न करने के लिए बहुत समझाया, चापलूसी की, कई बातें करके बगैर संघर्ष के शहजादों को हडसन के सामने पेश करने के लिए राजी कर लिया। शहजादे गिरफ्तार कर लिए गए। शहजादों का भी अंजाम वही हुआ जो कि समा पर परवानों का हुआ करता है। मेजर हडसन तीनों शहजादों को घोड़ा गाड़ी में बैठाकर शहर की ओर ले गया। वह गुस्से और भावनाओं में इतना पागल हो रहा था कि उसने अपने पागलपन में एक निर्मम हत्यारे का सबूत दिया। उसने हिंदुस्तान के उन स्वतंत्र संग्राम सेनानी शहजादों को आधे रास्ते में ही सवारी से नीचे उतार दिया। शहजादे समझे कि अब उन्हें कैदियों की तरह पैदल ले जाया जाएगा, लेकिन यह स्थान तैमूर नस्ल की आज़ादी के मतवाले शहजादों की कत्ल खाना बन गया। शहजादों को सवारी से उतरने के बाद मेजर हडसन ने उन्हें गुस्से भरी निगाहों से घूरा और अपनी बंदूक की गोलियां निहत्थे शहजादों की छातियों पर बरसानी शुरू कर दी। फिरंगी हडसन की बंदूक से निकलने वाली गोलियों की बौछार शहजादे के सीनों का गोश्त फाड़ती, पसलियां भेदती और हड्डियां तोड़ती हुई देश के शहीदों के पवित्र खून के फव्वारे के साथ छातियों को पार कर गईं। स्वतंत्र संग्राम सेनानी बहादुर शाह जफर के दिल के टुकड़े नौजवानों की शहीद लाशें अपनी मातृभूमि की गोद में तड़पने लगी। जब शहीदों की लाशें ठंडी हो गई तो हडसन द्वारा उनकी लाशों को एक रात के लिए कोतवाली के दरवाजे पर लटकवा दिया गया। हडसन ने अपने पागलपन की चरम सीमाओं को पार करते हुए तीनों शहजादों के कटे हुए सर को एक थाल में रखकर उन्हें रेशमी कपड़े से ढककर बहादुर शाह जफर के पास बतौर नजराना खुद पेश किया। दुखी बाप ने जब अपने नौजवान शहजादों के कटे हुए सर देखे तो वह इतने बड़े सदमे को एकदम सहन नहीं कर सका। वह गम के समुद्र में डूब गया। कुछ समय बाद उस बूढ़े बाप ने हिम्मत जुटाई तथा अपनी भावनाओं पर काबू पाकर एक लंबी सांस भरते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तैमूर की औलादें ऐसे ही सुरखरू होकर अपने बाप के सामने आया करती हैं।
महान स्वतंत्र संग्राम सेनानी बहादुर शाह जफर और उसके परिवार का देश की आज़ादी पर मर मिटने वाला बलिदान एक दुख भरी सच्चाई है जिसे सुनकर हर एक हमदर्द दिल रो पड़ा होगा, धरती कांप उठी होगी और संपूर्ण वातावरण में हाहाकार से गूंज उठा होगा। मेजर हडसन शहजादों को शहीद करके इतना खुश था कि उसने खुशी और घमंड के नशे में बहादुर शाह जफर का मजाक उड़ाते हुए उनके सामने एक शेर पढ़ता है। शेर कुछ इस प्रकार है, दम तमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। आज़ादी का बूढ़ा मतवाला बहादुर शाह जफर देश पर अपना सब कुछ लुटा देने के बाद भी इतना साहस और अन्य क्रांतिकारियों से इतनी उम्मीद रखता था कि उसने हडसन के जवाब में गुस्से से तमतमाते हुए एक शेर बोला, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये बोलकर आज़ादी का मतवाला शहंशाह बहादुर शाह जफर रंगून जेल की काल कोठरी में परेशानियों का मुकाबला करते हुए 7 नवंबर 1862 को अपने देश हिंदुस्तान के अन्य क्रांतिकारियों के हवाले करते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गया। भारत देश के पवित्र धरती पर अपने वीर सपूत द्वारा दी गई कुर्बानियों पर गर्व करते हुए पूछना चाहती है, क्या ऐसे महान स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की कुर्बानियां प्रेजेंट युग में याद रखने के काबिल है या नहीं? क्या देश के वर्तमान अथवा आने वाली पीढ़ी के लिए यह जरूरी है कि नहीं कि वह इन बलिदानों को पढ़कर या सुनकर इस देश की आज़ादी की कीमत को पहचान सके। आज इतिहास की पुस्तकों के कोरे पन्ने बहादुर शाह जफर और उसके परिवार देश के प्रति त्याग, बलिदान और कुर्बानियों की अमर कहानी लिखने के लिए वर्तमान इतिहासकारों की कलम का इंतजार कर रहे हैं।